यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? E.C. सैम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, O.H.K. स्पेट, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रिफिथ टेलर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है, खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर है, द्वितीय क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? कृषि से, पशुपालन से, खनिज से, प्रसंस्करण से। तो प्रसंस्करण से द्वितीय क्रियाएं संबंधित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद में निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है? संचार। संचार जो है तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? 82, 72, 92, 98। तो 92% उपयोग होता है। आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? 18%, 71%, 91% या 61%। तो 71% सही हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का 71% धरातल जल से आच्छादित है। इसके बाद है 7 नंबर, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, अलोह ऊर्जा के स्रोत। तो ये धात्विक है। ठीक है, मैग्नीज क्या है? धात्विक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से, या फिर ग्रामीण क्षेत्र के विकास से। तो विभिन्न सेक्टरों का आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। ठीक है, यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर 2 अंक का है। भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 शाखा हैं, पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जनसंख्या प्रवास। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अथवा अवस्था तक ही सीमित होती है, जबकि विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद है 12 नंबर, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ निम्न है, पहला है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर, क्या कह रहा है? सहकारी कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता है सहकारी कृषि में किस मूल रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है, और दूसरा है सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। इसके बाद है 14 नंबर, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है, इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर, पर्यटन से आपका क्या आशय है? तो पर्यटन से आशय यात्रा से है। पर्यटन से आशय क्या है? यात्रा से है, जो व्यापार की अपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार,
जलाशय और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन, शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर, क्या कह रहा है? भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों के 4 विशेषताएं बताइए। भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, गुच्छित ग्रामीण बस्तियां खेतों के मध्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसती हैं। फिर है दूसरा, इन बस्तियों में मकान परस्पर एक दूसरे से सटकर बनते हैं। इन बस्तियों के लोग में सहयोग और भाईचारा पाया जाता है। गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर दूर तक साकेंद्रित बनती हैं। इसके बाद है 19 नंबर, जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कोई दो कारण लिखिए। तो जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों से भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। दूसरा है, नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल तथा माल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर है, क्या कह रहा है? पवन ऊर्जा क्या है? इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम। पवन के गतित ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग प्रकाश करने, नलकूप चलाने तथा खेतों की सिंचाई के रूप में करके लाभ उठाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का विकास उन क्षेत्र में किया जा सकता है जहां वर्ष भर पवन संचार रहता है। पवन ऊर्जा का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसके बाद है 21 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, उपग्रह संचार से दूरदर्शन के सेवाओं को देश के आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक देने में सुविधा रहती है। उपग्रह संचार के समाचारों तथा मौसम की भविष्यवाणी का प्रसारण होता है। यह आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा कार्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर, भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51% औद्योगिक प्रदूषण से, 27% वाहनों से, 17% फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से मिलता है। शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण कारक गैसों का उत्सर्जन वाहनों और उद्योगों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रदूषण खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बायोमास जलाने से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाना, यांत्रिक जुताई का रास्ता, विकल्प धुआं और धूल कण प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। मानव भूगोल का अर्थ, प्राकृति एवं क्षेत्र बताइए। मानव भूगोल का अर्थ, प्राकृति एवं क्षेत्र। तो मानव भूगोल का अर्थ है मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है प्रकृति। प्रकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है, क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, मानव भूगोल विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियाँ क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, यह इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। ठीक है, अथवा करके 2 पूछता है दीर्घ उत्तरीय में, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संक्षेप में विवेचना कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, पहला है संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। इसके बाद तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद 24 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्बलता से बचाव करना ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना,
उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्ति बिजली उपकरणों का उपयोग। फिर है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। इसके बाद है कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टैपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। फिर है रेन वेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। इसके बाद है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। फिर यहाँ पर अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ग्रामीण बस्तियाँ भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। पहला है कॉम्पैक्ट बस्ती। क्या है कॉम्पैक्ट बस्ती? यह बस्ती घनी बस्ती होती है, जहाँ घरों के समूह एक साथ बने होते हैं। सामान्यतः कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती है, जहाँ घर थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके बाद है साबुन। साबुन झील किनारे की बस्ती, यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है, जैसे कि नदियाँ, तालाब या झीलें। यहाँ कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं, जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। आगे है घाटी बस्ती। यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती हैं, जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इन प्रकारों की बस्तियाँ ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर। भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। तो 5 अंक आपको मिलेंगे, मानचित्र रहेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। 26 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।